चलो अभी जमाना वही सब चलिए रहा है सर, गलत काम को गलत कीजिए तो लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर आज का हम लोग परिचय देते हैं इस चैप्टर का, लेसन 3, जिसका नाम है जी दो चर वाले रैखिक समीकरण, जिसका हम लोग अभी क्या करते हैं, अभी इंट्रोडक्शन इसका परिचय है। इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना आपको है, इंट्रोडक्शन होगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ग्राफिक पढ़ेंगे हम लोग, अलजेब्रिक मेथड पढ़ेंगे, जो लोग हम दिखाते हैं आप लोग देखिए इस तरह से। आज स्टार्ट हो रहा है, ध्यान सुनिएगा, इसको देखते रहिएगा आप दिन सब उसमें, ठीक ना। चैप्टर का नाम है चैप्टर 3 है, जिसका नाम कुछ है दो चर वाले रैखिक समीकरण। थोड़ा सा आप लोग 9th में बताया गया था। देखिए इसे पहला पढ़ना है आपको, रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण जो है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर इक्वेशन बोला जाता है। इसमें कैसे पढ़िएगा, देखिए ध्यान से। यहाँ पर दो चर एक्स और वाई, एक्स और कोई जरूरी कि एक्स वाई रहे, कुछ भी रह सकता है, ए बी भी रह सकता है, सी डी रह सकता है, मैंने ए बी सी डी में से दो अक्षर कोई रहेगा, दो चर रहेंगे कोई भी। तो यहाँ पर एक्स वाई दो चर ले लिए हैं। यहाँ पर देखिए एक्स वाई क्या है, चर है, और ए और बी और सी क्या है, एक वास्तविक संख्या, क्या है ये लिखे हैं। यहाँ पर देखिए ए और ए जो है और बी और सी है, ये क्या है, एक रियल नंबर है, मतलब वास्तविक संख्या है, मैंने कोई संख्या। और एक्स और वाई क्या है, एक्स और वाई क्या है, कोई चर है। दो चर वाले हैं तो उसको रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन कहिएगा उसको। हम बोल रहे सुनना रहा आप लोग को, लीनियर इक्वेशन होने के लिए आपको दो चर होना चाहिए। दो चर वाले रैखिक समीकरण नाम है इसका, चैप्टर का नाम है जी दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो दो चर रहेंगे इसमें। और 9th में था एक चर वाला रैखिक समीकरण, उसमें कोई एक्स था या वाई था या कोई जेड था, उस वह इस तरह का था, वह क्या था, लीनियर, मतलब एक चर वाला रैखिक समीकरण। तो उसमें एक ही चर ना था। आज पढ़ने कितना हम लोग को, दो चर वाला। तो यहाँ पर कितने चर रहेंगे, दो चर रहेंगे, एक्स वाई में से कोई भी रह सकता है। और ए और बी और सी क्या है, एक वास्तविक संख्या, क्या है, ए और बी और सी क्या है, एक वास्तविक संख्या है, संख्या है। देखो लिख भी दिए लगा साल, ए बी और सी स्थिरांक है, और ए और बी दोनों एक क्या है, एक साथ जीरो नहीं हो सकते। मतलब कहने का मतलब है, अगर हम यहाँ पर ए बराबर जीरो कर दें हम, और बी बराबर जीरो कर दें हम, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, दोनों जीरो हो जाएगा जी। तो फिर वह लीनियर इक्वेशन बनेगा, नहीं बनेगा ना। फिर तो खाली बचेगा सी, तो सी क्या है, अचरफल संख्या है ना, तो वह लीनियर इक्वेशन नहीं बनेगा। ये दोनों जीरो होना नहीं चाहिए, तुम्हारा बोल रहे हैं इस बात। क्योंकि आपको दो चर रैखिक समीकरण होने के लिए क्या चाहिए, इसका भी होना चाहिए, इसका भी होना चाहिए। ये भी जीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, फिर एक चर वाला रैखिक समीकरण हो जाएगा, और दोनों हो जाएगा तो फिर खाली संख्या क्या बचेगा, अचर बचेगा। इसलिए हम लिख दिए यहाँ पर है रैखिक समीकरण का युग्म, युग्म मतलब जोड़ा होता है, तो इस तरह से मिलेगा आपको। देखिए दो समीकरण लिया हमने है, पहला में तो 1 1 लेंगे, देखो a1 b1 और c1। समीकरण 2 लेंगे तो a2 b2 और c2। तो यहाँ पर दो समीकरण से आपको दर्शाया जाएगा एक रैखिक समीकरण के युग्म, मतलब जोड़ा को दो तरह से लिया जाएगा इस तरह से। पहला वाला जो इक्वेशन 1 होगा उसको a1 b1 c1 मानिएगा, और इक्वेशन 2 वाला क्या मानिएगा, a2 b2 और c2 मानिएगा। यहाँ तक समझ आ रहा सबको ना है। हाँ यस सर, अब पूछे तो नो सर, पूछे। उसके बाद देखिए हर सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तीसरा नंबर है क्या अपन, देखिए यहाँ पर तो एक्स वाई, अरे बाबू यहाँ देखो ना आराम से जी, वह एक्स वाई दोनों जो दोनों क्या है समीकरण का संतुष्ट करते हैं। एक्स वाई रहेगा तब दो चर रैखिक समीकरण आएगा। हल कैसे करेंगे, हल के प्रकार, हल फर्स्ट पहला है एक मात्र हल, कितना हल, मात्र एक हल। तो मात्र एक, जब रेखाएं एक बिंदु पर कटेगी, क्या करेगी, एक बिंदु पर कटेगी, तो उसको कितना हल बोलिएगा, उसको एक मात्र हल बोलिएगा। देखिए एक रेखा दूसरी रेखा को कहीं भी एक बिंदु पर काटे, कितना बिंदु पर, एक बिंदु पर काटेगा तो उसको क्या बोलिएगा आप,
एकमात्र हल है। और उसका नियम क्या रहेगा, अभी इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 माने थे ना, तो A1/A2 बराबर नहीं रहेगा कि B1/B2 के। ये बराबर नहीं रहेगा तो कितना हल है, मात्र एक हल है। बस सारा बोल रहे जी, एग्जाम्पल देने से मैं ज़्यादा आ जाएगा। फिर दूसरा होगा अनंत हल होगा। पहला होगा एकमात्र हल, दूसरा क्या होगा, अनंत हल होगा। ये रेखाएं एक ही होता है, कितना होता है, एक ही रेखा होता है इसमें। जब रेखाएं एक ही होती है तो उसको क्या कहते हैं, उसको हम अनंत रेखा सॉरी अनंत हल कहते हैं। वह इस तरह से रहेगा, A1/A2 बराबर रहेगा B1/B2 और बराबर रहेगा C1/C2। तीनों बराबर रहेगा तो क्या बोलिएगा, उसको अनंत हल बोलिएगा। तीसरा सोल्यूशन आएगा आपका, कोई हल नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। जब रेखाएं समांतर हो, मतलब इस तरह से हो, जो आपस में कभी टकराएगा नहीं, टकराएगा तभी आंसर आएगा, कहीं ना कहीं उसको कटना चाहिए तो तभी संभव है। यही वाला ऐसे रहेगा, एक रे पर एक सुतल रहेगा, एक और रेखा एक रे पर, ओवरलैप बोलते हैं उसको इंग्लिश में ना, तो उसको बोलते हैं अनंत हल। अब एक रेखा ऐसा रहेगा जो आपस में कभी मिलेगा ही नहीं, समांतर रहेगा, उसको क्या बोलिएगा, उसका कोई हल। उसको चेक करें कैसे हम, उसका A1/A2 बराबर रहेगा B1/B2 के, लेकिन बराबर नहीं रहेगा किसके, C1 मान ये दोनों बराबर रहेगा लेकिन ये बराबर नहीं रहेगा, तो पहचान लेंगे कौन सा रेखा की बात हो रही है, समांतर रेखा की बात हो रही है। कौन सा हल होगा, तो कोई हल नहीं होगा। सुना रहा है जी, इसको नीचे आओ, समझाते इसको बढ़िया से, है नीचे भी आओ। हल निकालने का विधि, पहला विधि ग्राफ विधि से निकालेंगे, ग्राफ मेथड। ग्राफ समझते ना हो, ग्राफ का पेपर, ग्राफ के माध्यम से निकालेंगे। और एक दूसरा निकालेंगे प्रतिस्थापन विधि, जो पढ़ना आप लोगों को है। तीसरा पढ़ेंगे हम लोग उन्मूलन विधि, उन्मूलन विधि। और तीसरा पढ़ेंगे हम क्रॉस गुणज विधि, ठीक ना। बस मारा बोलने से, इसको विलोपन विधि बोलते हैं, इसको विलोपन विधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, विलोपन, किताब में विलोपन विधि दिया है, इसको विलोपन विधि कहते हैं। इसको ब्रज गुणज कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, ब्रज गुणज विधि बोलते हैं इसको। अब सब वन बाय करके, नंबर 1 पहले क्या पढ़िएगा, ग्राफ विधि, दूसरा पढ़िएगा प्रतिस्थापन विधि, तीसरा पढ़िएगा उन्मूलन या बोल सकते हो विलोपन विधि, और चौथा क्या पढ़िएगा, क्रॉस या ब्रज गुणज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ब्रज गुणज विधि बोलते हैं, विधि बोला जाता है इसको। ये तीनों विधि पढ़िएगा। अब परीक्षा में जो विधि बोलेगा उस विधि का प्रयोग कीजिएगा, और नहीं बोल रहा है तो कोई विधि का प्रयोग कर सकते हैं आप हैं। तो इस समीकरण में हम लोग हल करेंगे कितना तरह से, 4 तरह से, 4 नियम पढ़ेंगे हम लोग। सबका आंसर सेम ही आएगा लेकिन कितना, 4 तरह से पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे हम ग्राफ की विधि से आंसर लाएंगे, एगो प्रतिस्थापन विधि से आंसर लाएंगे, एगो उन्मूलन विधि से लाएंगे जिसको हम बोलते हैं विलोपन विधि, आगे बोलते हैं क्रॉस गुणज विधि जिसको बोलते हैं ब्रज गुणज विधि बोलते हैं। सुना है ना। तो रैखिक समीकरण के निकालने की कितनी विधियां हैं, 4 विधियां। कौन कौन, ग्राफ विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि बोलो, या आप उन्मूलन विधि बोलो, या बोलो ब्रज गुणज विधि, या बोल सकते हो क्रॉस गुणज विधि। 4 तरह से निकालिएगा और चारों को पढ़ना आप लोग को है। पहले पढ़ना ग्राफ विधि, उसके बाद देखिए दैनिक जीवन में इसका उपयोग अपने लाइफ में प्रयोग कैसे करेंगे हम। तो उम्र निकालने वाला सवाल इस पर मिलेगा आपको, उम्र पर आधारित सवाल मिलेगा, धन पर मिलेगा या लाभ हानि पर मिलेगा धन वाला, या दूरी और समय पर मिलेगा सवाल, या संख्या से जुड़ी कोई सवाल रहेगा, जैसे अंश में इतना जोड़ दो, हर में इतना घटा दो, भिन्न इतना बन जाएगा, इस तरह का सवाल रहेगा। तो पढ़िएगा तो सब मिलेगा सवाल आप लोग, मैंने इस चैप्टर से आपको इस तरह के रिलेटेड सवाल मिलेंगे। उम्र से मिलेंगे रिलेटेड, धन से मिलेंगे, दूरी और समय से मिलेंगे, और संख्या से जुड़े हुए सवाल मिलेंगे। बस इसका यही इंट्रोडक्शन था। मैं आए हाँ यस सर कहते रहिए। थोड़ा सा देखिए, और वही बात तो थोड़ा सा एक दूसरे तरीके से लिखा गया है। रैखिक समीकरण युग्म जिसको हम लीनियर इक्वेशन, पेयर में तो जोड़ा होता है ना, युग्म बोलो या जोड़ा बोलो बात बराबर है। तो पहला क्या होता है, संगत। क्या होता है, संगत युग्म। तो संगत युग्म किसे कहते हैं, सुनिएगा, जिस रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं हो। अभी देखें हम लोग कोई हल नहीं, किसका नहीं होता है, तो देखें ना कोई हल नहीं होता है। कोई हल कब नहीं होता है, जब रेखा समांतर होती है
तब कोई रेखा उसकी उसकी उसको क्या कहते हैं, उसको हम उस संगत युग्म भी कह सकते हैं, असंगत, सॉरी क्या कह सकते हैं उसको, असंगत भी कहते हैं। परीक्षा में पूछेगा निम्नलिखित में कौन सा असंगत है, समीकरण दे देगा 4 को और उससे पूछेगा कौन सा असंगत है, तो निकालना सिखा रहे अभी हम। दूसरा बताएगा संगत है। संगत जिस रेखाएं समीकरण युग्म कम से कम एक हल हो, कितना हो, कम से कम एक हल हो, कम से कम एक हल, उसको क्या बोलिएगा। अब कब होता है एक हल, हमने दिखा दिया पीछे आप लोग, फिर नीचे दिखाते हैं आपको फिर दोबारा हम। एक होता है आश्रित युग्म, वो क्या होता है, जब दो रेखाएं समीकरण तुल्य होते हैं, मतलब समान होते हैं, क्या होते हैं, सेम होते हैं, जिसको बोला जाता है जब उनके अनंत हल होते हैं, तब ये होता है। इसी का टॉपिक है, जब वो अनंत होते हैं। अनंत कब होता है, जा रहा है, कोई हल का अंत नहीं है। ऐसे युग्म को आश्रित युग्म कहते हैं। महत्वपूर्ण बातें, हर आश्रित युग्म हमेशा संगत होते हैं, याद रखिएगा। तो पूछेगा आप लोग को आश्रित युग्म को कहा जाता है, चाहे हमेशा होता है, कुछ होता है, संगत होता है। यह संगत युग्म हमेशा होते हैं, तुम्हारा शुद्ध हिंदी में देगा था आपको कि आश्रित युग्म हमेशा होते हैं, क्या चीज, संगत युग्म होते हैं, याद रहेगा ना। अभी सब कॉपी किताब में खोजे लाएगा तो मिलेगा जल्दी जी। देखिए डायग्राम के माध्यम से समझा दिया मैं। रैखिक समीकरण युग्म, युग्म मतलब 4 जोड़े, 4 रूप से मिलेगा आपको। पहला मिलेगा संगत के रूप में मिलेंगे, दूसरा संगत के रूप में, तीसरा आश्रित युग्म के रूप में, और तीसरा महत्वपूर्ण क्या है, इसको इसका महत्वपूर्ण रखना लिख दिए हैं डायग्राम के माध्यम से कि आश्रित युग्म को इनफिनाइट बोलते हैं, कोई अंत इसका, इस चिन्ह का मतलब समझते ना हो, अंत इसका नहीं है, जा रहा आंसर। तो इसका महत्वपूर्ण, हर आश्रित युग्म हमेशा क्या होते हैं, संगत होते हैं। जो पूरा लंबा बात था उसको हम शॉर्ट टर्म में लिख दिए हैं। तो हम समीकरण युग्म को कितने तरह दर्शाएंगे, 3 तरह से दर्शाएंगे। कितने तरह से, 3 तरह से। कौन कौन, असंगत के रूप में, संगत के रूप में, एगो आश्रित युग्म के रूप में। जैसे आश्रित को हम क्या कहते हैं, संगत युग्म कहा जाता, हमेशा वो संगत होता है। अब इसको देखो अपने किताब के हिसाब देखिए, तो अभी किताब में चीज दिया हुआ है, 2 चर वाले रैखिक समीकरणों का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है। ज्यामितीय अर्थ देख लीजिए थोड़ा सा, देखिए प्रतिच्छेद रेखा है, इस तरह से कटेगा, एक बिंदु पर कहीं कट रहा है तो ये संगत हो, क्या होगा, कहीं ना कहीं कट रहा है, तो पक्का एक आंसर, पक्का एक आ रहा है, एक आंसर आ रहा है तो अब सर्टिफाइड है। जैसे कहने का मतलब है दोनों रेखाएं एक बिंदु पर क्या करती है, मिलती है। इस समीकरण को क्या कहते हैं हम, एक ही हल बोलते हैं। कितना हल बोलते हैं, मात्र एक हल, दूसरा हल हो भी नहीं करेगा। अब ये सही हल है, यही है क्या, सही हल है, इसी से आप आंसर निकाल सकते हैं। एक ही हल है, होते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, अद्वितीय हल कहते हैं। आप पढ़िएगा ध्यान से, हटा लो दिमाग में, अद्वितीय हल रहेगा तो बात आगे बढ़ेगी, और अद्वितीय हल रहेगा तो बात आगे बढ़ेगी। फिर उसके बाद बढ़ने वाला अद्वितीय हल कब होता है, जब एक रेखा एक दूसरी रेखा को किसी एक बिंदु पर काटती है। कितने बिंदु पर काटती है, एक बिंदु पर, तो क्या कहलाता है, अद्वितीय हल होता है। क्या होता है, अद्वितीय हल होता है, याद रहेगा ना, जिसको परिच्छेद रेखाएं भी कहती है। अब यही सवाल आपका आंसर लाएगा, यही मेन है। दूसरा बात है, ये रेखा, इसको समांतर रेखा कहते हैं, हम क्या कहते हैं, इसको समांतर रेखा कहते हैं। दोनों रेखाएं कभी नहीं मिलती है, कभी, और जब कभी मिलवे नहीं किया तो क्या इसका आंसर सटीक आएगा, नहीं मिलेगा, पता नहीं कहाँ जाना है, आंसर कट भी नहीं करेगा। तो इसका मतलब होता है कि समीकरणों का कोई हल नहीं है। तो कोई हल नहीं है तो कोई हल वो कहते हैं, ऑप्शन देगा, अद्वितीय हल, समांतर, परिच्छेद रेखा, इनमें से कोई नहीं। तो क्या मारिएगा, समांतर रेखा कोई हल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि आपस में कभी टकराएगा ही नहीं, इसलिए इसका कोई हल। ये ऑब्जेक्टिव पूछा गया सवाल वो देख लीजिएगा आप लोग क्वेश्चन बैंक में जाकर। ये पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा, कभी कभी एग्जाम्पल देता है 4 को, कभी आपको हिंदी दे देगा। आपको कोई हल नहीं होता कब, जब रेखा समांतर होती है तब, जब रेखा एक दूसरे को काटती है तब, या एक दूसरे पर क्या बोलते हैं, ओवरलैप, संपाति होती है तब। तो ऑप्शन कौन होगा, जब समांतर होती है तब क्या होती है वो, उसी कोई हल नहीं होती है। हम देंगे ऐसे सवाल अभी तुरंत, जैसे मतलब होते हैं। इसको क्या कहते हैं हम, इसको असंगत समीकरण भी कहा जाता है। सवाल 3 तरह से बनेगा आपको। असंगत समीकरण होते हैं समांतर रेखा के रूप में। कोई रेखा हल नहीं होता है कब, जब रेखा समांतर होती है तब। 2 से क्वेश्चन बना ना, कोई रेखा समांतर नहीं होती है, कोई हल नहीं होता है, एक समीकरण का कोई हल नहीं है, तब हो सकता है ग्राफ कैसा, समांतर रेखा में होगा। या असंगत समीकरण का उसका ग्राफ किस रूप में होता है, समांतर रूप में होता है। आंसर वही रहेगा, घुमा फिरा के पूछेगा खाली, तो कपार में हटा लीजिएगा। ये आप लोगों को
हम बता दिए हैं। और इस तरह का सवाल पूछेगा तो एग्जाम में पूछा गया है कई बार। संपाति, संपाति किसे कहते हैं? जो एक ही ऊपर सुतर रहे, एगो एकरे पर है, एगो रेखा था, एकरे पर आकर दूसरा को सुत गया, क्या बोलते हैं उसको? ओवरलैप इंग्लिश में बोलते हैं। और उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? संपाति रेखाएं। क्या बोलते हैं? संपाति रेखाएं। एक रेखा था, एकरे पे एगो पेन लगाओ रखा गया, बस मारा बात ना, उसको क्या बोलिएगा? बड़ा छोटा से मतलब हमको नहीं है, एक पेन उसी पे लगाओ, छोटा पेन रख दो या बड़ा पेन रख दो, एक ही रेखा पर दोनों है तो क्या बोलिए उसको? संपाति बोलिएगा। ये दोनों रेखाएं क्या होती है? एक ही के ऊपर होते हैं। ये देखो लिख दी हुई है, एक ही के ऊपर होते हैं। इसका मतलब है इन्फिनाइट है, इसका कोई हल एकदम जा रहा है, ठिकानी आंसर आएगा। अनंत हल है, कितना जो है? अनंत हल है। इसे क्या कहते हैं? इसको आश्रित या इसको संगत भी कहा जाता है। हिंदी समझिएगा अच्छा से, क्या हिंदी से रिलेटेड सवाल आते हैं उस समय आप लोग फंस जाइएगा। समीकरण युग्म कहलाते हैं तो बोलेंगे संगत युग्म कहा जाता है, आश्रित युग्म कहा जाता है। आश्रित कब होते हैं? जब अनंत हल होता है तब। उसे रेखा कब दे देगा? इससे रेखा पूछा नहीं जाता है, ज्यादा ही सब पूछेगा। अब देखिए आपकी किताब में एक टॉपिक दिया था इस तरह का, तो किताब में है ये वाला, किताब में दिया हुआ है। देखिए एक हमने रेखा युग्म लिया है, A1 B1 समझा दिए आपको, समीकरण 1 समीकरण, तो दो समीकरण युग्म रहेंगे, युग्म तो जुड़ा होता है, दो समीकरण रहेंगे। और छूट गया कुछ कहा? हाँ ठीक है, अनुपात मिलेगा A1/A2। देखिए एग्जाम्पल लिया हमने, समीकरण 1 है और समीकरण 2 है। इसमें ई वाला हो गया A1, ई हो गया A2, ई हो गया सी। इसमें नहीं है बाबू, सी इसमें नहीं है, जीरो मान लेंगे तो नहीं है, समझ रहा ना? अंडर पर जीरो। इसको A1 इतना है, ये B1 है और ये C2 है, नहीं ना है? इसको देखिए बैठाया है ना सबका? ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? नहीं आ रहा समझ में? अरे x बटा कितना? 1/1 1 है ना, है 2 1/3 नहीं लिखा है, 1/3। यहाँ -2/4, यहाँ पे 0/20, ये कट जाएगा कितना आएगा? -1 बटा कितना आएगा? 2। ये तो बराबर 0 आएगा खाली, ये तो कट भी नहीं करेगा, तो बराबर आ रहा है तीनों। देखो तो है तीनों बराबर। इसका 1/3 है तो इसका कितना है? -1 बटा, बराबर नहीं ना है? ये तो बराबर नहीं है, तो दोनों बराबर है। तो हमको जब दुइयों को नहीं मिला, ये दोनों बराबर नहीं है, मैंने A1/A2, ये दोनों बराबर आपस में है, बराबर दिख रहा है आपको? बराबर नहीं है तो क्या कहिएगा? अभी बढ़ाए हैं। और ग्राफ विधि से बोलेगा तो ग्राफी विधि में क्या बोलते हैं इसको? हम परिच्छेद करते हुए रेखाएं। जब ये दोनों बराबर नहीं होती तो क्या होती है? मतलब इसका हल पक्का होगा, परिच्छेद कर रही कहीं ना कहीं एक बिंदु पर, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बीज गणित के हिसाब में क्या बोलते हैं? केवल कितने हल है? एक हल है। इसको क्या कहते हैं? हम इसको अद्वितीय भी कहते हैं। एक चार्ट में बता दिया आपको हम। जब कंडीशन ऐसा आएगा तो ग्राफ में पूछेगा ऑप्शन तो परिच्छेद करता। अगर आपको बीजे बेजे के रूप में पूछेगा तो क्या बताइएगा? अद्वितीय हल देगा ऑप्शन, या तो फिर देगा केवल एक हल है। तो केवल एक हल कब होता है? जब A1/A2 बराबर नहीं होता B1/B2 के। कोई दिक्कत? इसको याद कर लीजिएगा तभी समझ में आएगा। इससे रिलेटेड एक सवाल अभी से लेकर फाइनल तक परीक्षा में पूछेगा, घोर के पी जाना इसको अच्छा रहेगा। फिर देखिए उसी तरह से रहेगा, समीकरण दिया हुआ रहेगा। देखिए इसमें सब बराबर है, काटो इसको, देखिए कटेगा कितना आएगा? 1/2 आएगा, 1/2 आएगा, 9 आया, तीनों बराबर। अरे 1/2 1/2 1/2 है ना, तो सब बराबर आया। तो क्या कहिएगा इसको? संपाति रेखा कहिएगा। किसी नियम से? ग्राफ के नियम से। अगर उसको बीजे व्यंजक से पूछा जाएगा, बीजे निरूपक से पूछा जाएगा, क्या कहिएगा? और अपरिमित रूप से अनेक हल है। अपरिमित रूप से अनेक हल कब होते हैं? जब A1/A2 बराबर रहता है B1/B2 के, बराबर रहता है C1/C2 का। संपाति कब होते हैं? जब इस कंडीशन को रहता है तब। कोई दिक्कत? पहचान लगे ना? खड़ा करा के पूछे तो बता देगा निकाल, नहीं करेंगे का? हाँ जिदी सवाल गैप आसान भाषा में यार, बराबर रहेगा तो केवल एक हल है, तीनों बराबर है क्या कहिएगा? अपरिमित से अनेक हल है या संपाति है। और अगर A1/A2 बराबर है और ये C बराबर नहीं है तो उसको क्या कहिएगा? समांतर रेखा है और कोई हल नहीं है। सबसे बेस्ट कौन है? आपको ये होना चाहिए, इससे आंसर आ सकता है। तब कट ही नहीं रहा है बाबू, कहूँ ये तो कट ही नहीं रही क्योंकि ऊपर सुतल है दोनों, तो आंसर आएगा नहीं ना? आएगा। अभी तो समांतर कभी कटवे नहीं करता, आंसर तो इसका भी नहीं आएगा। आंसर किससे आएगा? मात्र एक आंसर चल रहा है, किसे? अद्वितीय हल से। याद रहेगा? बराबर रहेगा A1/A2 बराबर रहेगा B1/B2 के बराबर नहीं रहेगा, क्या पढ़िएगा उसको? केवल कितने हल? एक हल, या उसको कह सकते हैं अद्वितीय। बराबर तीनों रहेगा, क्या पढ़िएगा? संपाति। या तो पढ़िएगा
अपरिमेय से अनेक हल, और तीनों बराबर, दोनों बराबर रहेगा, a1/a2 बराबर रहेगा b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं रहेगा c1/c2। तो क्या पढ़िएगा उसको, समांतर रेखा या तो पढ़िएगा, उसका कोई हल नहीं है। ये तीनों कंडीशन आपको याद होना चाहिए, तो पढ़ने में मजा आएगा आपको, नहीं तो समझ में सवाल नहीं आने वाला है। सुना रहा है? आए या सर कल बता देगा ना, बता देगा कल, हो कल पूछे खड़ा कर बता देगा ना, ना बताया तब। कल अभी नहीं करेगा, कल भोज है, आज नहीं आया है वो, दोनों तो वही ना है। हाँ कभी बतिया लेते, दोनों भाई में एकता बढ़िया चलता है, बढ़िया बात है। यहाँ देखिए, ये चार्ट आपको याद रहेगा तो सवाल समझ में आएगी, और चार्ट याद नहीं रहेगा सवाल समझ में नहीं आएगी, क्योंकि अद्वितीय हल कहेगा, अद्वितीय हल वाला की यह बात आगे बढ़ेगी। तो बात आगे कब बढ़ेगा, जब अद्वितीय हल रहेगा तब, बाकी समय बात आगे बढ़ेगा नहीं। तो इसको याद रख लीजिएगा आप लोग। अब आते हैं हम लोग सवाल, अब नहीं है ना, अब इसमें कुछ नहीं है, ये लास्ट टॉपिक पूरा, यह पूरा चैप्टर का मैंने इंट्रोडक्शन करा दिया है। अब हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नहीं ना है, देखिए, अरे इतना जी नीचे आगे कहा है, तो किताब में दिया वैसे तो लोग का, कहाँ से स्टार्टिंग है, चैप्टर यही थी ना, दो चर वाले रैखिक समीकरण, चैप्टर 3, जिसका मैंने आपका इस चैप्टर के बारे में समझा दिया आपको हम। तो बाबू हला नहीं कीजिए, जो भी बात था एक सिंपल भाषा में मैंने समझा दिया आपको, उसको लिखना भी था जी। अब देखिए उसमें सवाल है, उसको अरे पढ़ना आराम से भाई, बाद में बात कर रहा हूँ मैं। ये सवाल है आपका 3.1 3.1 का पहला सवाल जो कह रहा है आपको है, कह रहा है कि आफ्ताब नाम का एक आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। यह मनोरंजन है। इस स्थिति को पहले क्या लिखना है आपको, बीजीय व्यंजक के रूप में लिखना है, और एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कर देना है। क्या रूप में कर देना है, ग्राफीय रूप में व्यक्त कर देना है आपको। ग्राफ खींचना नहीं बोला, ग्राफ में क्या करना है, इसको व्यक्त करके छोड़ देना है। तो बता के दिखाते हैं आप लोग को हम एक ठो, देखिए थोड़ा बड़ा जाएगा सवाल, इसको यहाँ लाते उठाकर इसको हम, देखिए आइए आप, अब मान लो यहाँ पर माना पड़ेगा, माना कि आफ्ताब की पुत्री की आयु, आफ्ताब की पुत्री की आयु कितना मान लेते हैं हम, x मान लेते हैं, x वर्ष, कितना मानते हैं, x वर्ष। चाहे आफ्ताबे के मान लो भाई, क्या दिक्कत है, xy मान लो, कोई दिक्कत नहीं, आफ्ताबे मान लो, आफ्ताब की मान लो, दो चार वाला मानना है ना। आफ्ताब की आयु कितना मान लेंगे हम, x वर्ष मान लेते हैं, x वर्ष, और उसके आफ्ताब की पुत्री की आयु, आफ्ताब की पुत्री की आयु कितना मान लेंगे हम, y वर्ष मान लेते हैं, मान के चलो, ठीक है ना। अब चलेंगे प्रश्न से, क्या चलेंगे, प्रश्न से। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष
पूर्व मतलब पीछे की आगे, 7 वर्ष पूर्व उनकी आयु में क्या होता है, पढ़ देंगे डायरेक्ट लिख देंगे ना, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं आपको है। तो 7 वर्ष पूर्व क्या कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व, तो कहे का मतलब ये बाप है, ये बेटी है, नहीं ना है। 7 वर्ष पीछे जाना करते, वो पीछे जाएगा, वो पीछे जाएगा, उम्र तो बराबर चलता है कि नहीं, उम्र कम बेसी थोड़ी चलता है, समय तो बराबर चलती है सबके लिए। तो 7 वर्ष पीछे जाएगा अगर बेटी भी, अब 7 वर्ष बाप भी जाएगा पीछे। लेकिन 7 वर्ष पूर्व जाने के बाद वो बेटी से कितना गुना हो जाता है, यही नहीं बेटी है, कितना गुना रह जाता है वो, 7 गुना होता है। कितना गुना हो जाता है, 7 गुना हो जाता है। सुना है बात, बाप बेटी से कितना गुना होता है, 7 गुना। कब, जब 7 साल पीछे आता है तब। कोई दिक्कत यहाँ तक, यही समझ में लगेंगे ना, आता है ज्यादा, यही दिक्कत होता है। कोई दिक्कत नहीं, बस पढ़ते जाइए, काम करते जाइए, आंसर आते जाएगा आपका। सस्ते 49 हो जाएगा यहाँ पर, अरे होगा। अब यहाँ पर x वाला को एक तरफ ले आओ, यहाँ पर हो जाएगा प्लस में दिलाएं तो माइनस में, यहाँ माइनस में 49 था बाबुआ, यहाँ माइनस में कम होगा, प्लस में हो जाएगा 7। अरे बोलो कहाँ रे, अरे बोलता नहीं, अरे ये कितना बचेगा, माइनस में 42 बचेगा, बचेगा ना। अब इसको उठा के इधर ले आइए, माइनस से कम होगा, प्लस में बराबर 0। ये हो गया आंसर आपका, ठीक है। इसलिए कि छोड़ना भी है खाली, फिर एक और तो बनेगा आगे, बाद फिर बढ़ना, अभी तो आधे बनाए हम लोग हैं। अभी आगे आओ पढ़िए क्या कह रहा है, फिर आगे वहां तक बनाए हैं। अब कह रहा है अब से, जैसे पूरा तैना से 3 वर्ष बाद, मतलब 3 वर्ष आगे के पीछे आगे बढ़ना बोल रहा है, 3 वर्ष आगे बढ़ता। अब लिखेंगे अब 3 वर्ष बाद की आयु, उन लोग का आयु क्या होता है, उनकी आयु क्या होती है, फिर बढ़ाती है। तो बाप भी बढ़ेगा 3 साल, अब बेटी भी बढ़ेगा 3 साल, दोनों बढ़ेगा। अब बढ़ने के बाद क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो कह रहा तुमसे मैं केवल कितना गुना हो जाऊंगा, 3 गुना हो जाऊंगा। कितना गुना हो जाएगा, गुना। कौन गुना हो जाएगा, बाप की बेटी, बाप, तो बेटी में गुना कर दो 3 से, बाप बड़ा हो जाएगा। तुम्हारा बात। अब क्या करेंगे यहाँ पर हम, 3 से गुना करो आराम से, 3 एकम 3 तरी, इन्हें प्लस में धराएंगे तो माइनस में, और उसको भी उठा के धर ले आओ ना, प्लस 3 था माइनस में 9 हो जाएगा, बराबर क्या बचेगा 0। यहाँ क्या हो जाएगा x माइनस 3y, ये कितना बचेगा माइनस में 6 बराबर 0। तो समीकरण कैसे कैसे बना हमारे पास, यहाँ से 0 हटा दीजिए, यहाँ से आप इसको हटा दीजिए और यहाँ हटा के एक जगह लिख दीजिए। समीकरण कैसा बना बाबू हमको, समीकरण को बना कितना, एक को बना x माइनस 7y प्लस में 42 बराबर 0, और ये कितना बना, ये कितना बना, इसको बना एक तो x और 3y माइनस 6 बराबर 0। एक हमारा आंसर हो गया। यही समीकरण के रूप में व्यक्त कर दिए हैं बीजीय व्यंजक के। ऐसे ग्राफीय रूप में क्या करना है, निरूपित करना है। क्या करना है, ये भी सवाल कर रहा था ऊपर, इसका कह रहा है एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त करें। क्या करें, ग्राफीय रूप में व्यक्त करें, तो व्यक्त कर दीजिए आप। अरे खिंचल तो नहीं बोल रहा है, ग्राफीय रूप में व्यक्त कर रहा है। समीकरण 1 समीकरण क्या मानेंगे, 2 मानेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 मानेंगे। तो पहले इसको आप उतार लीजिए, उसके बाद हम लोग बात आगे बढ़ाएंगे। इसको उतारिएगा, वहां से उतारिएगा, बन जाएगा ना। इंट्रोडक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, आए तुम्हारे लिए बढ़ा रहे हैं।